तो मैं कोरस पटना की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे बुलाया। खुशी क्यों है आपको पता है? खुशी इसलिए है कि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, जल्दी है मुझे, टाइम मेरे पास कम है और पितृसत्ता को ख़त्म करना है और इस नेक काम के लिए मुझे बहुत लोगों की ज़रूरत है। तो ये वाली बातचीत इस नेक काम के लिए ज़रूरी है कि हमें महिला आंदोलन में और ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और इसीलिए मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ। और महिला आंदोलन में सिर्फ महिलाएं हमने शामिल नहीं करनी, महिला आंदोलन में हमें अब लड़के और पुरुष भी शामिल करने हैं। जी, महिला आंदोलन केवल महिलाओं का आंदोलन नहीं है, महिला आंदोलन हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो समानता में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, हमारे महिला आंदोलन में पुरुषों और लड़कों की आवश्यकता इसलिए है जैसे दलित आंदोलन में केवल दलित नहीं है और ना ही होने चाहिए, बहुत से दूसरी जातों के लोग उसमें हैं क्योंकि वो अपने संविधान की इज्जत करते हैं और संविधान कहता है कि हमारे देश में सब बराबर हैं, ब्राह्मण, दलित, औरत, मर्द, हिंदू, मुसलमान। तो वो दलित आंदोलन का हिस्सा है। इसी तरह आजकल अमेरिका में जो ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा है उसमें आप देखिए, मतलब कितने वाइट्स हैं। कौन है वो वाइट्स जो अमेरिका के संविधान में विश्वास रखते हैं और जो ये मानते हैं कि रंग भेद नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने ये सवाल करते हैं हमेशा कि देखिए, महिला आंदोलन अगर समानता के लिए है तो इसको आप नारीवाद क्यों कहते हो? इसका मैं जवाब बहुत सरल तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ दे रही हूं कि क्यों कहते हैं इसको नारीवाद। किसी भी आंदोलन का नाम उनके नाम से बनता है, पड़ता है जो दबे हुए हैं, जो नीचे हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है। जब अंग्रेज हमारे यहाँ राज करते थे तो क्या था? हमने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम था भारत का आज़ादी आंदोलन। वो आज़ादी आंदोलन अमेरिका का नहीं था, जर्मनी का नहीं था, किसका था? भारत का था। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चलाना किसको पड़ा? इंडियंस को चलाना पड़ा, अंग्रेजों को नहीं चलाना पड़ा। उनको क्या प्रॉब्लम थी? तो उसका नाम था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। मजदूर आंदोलन का नाम है मजदूर आंदोलन, वर्कर्स मूवमेंट। दलित आंदोलन का नाम है दलित आंदोलन। प्रॉब्लम किसको है? दलित को। छात्र आंदोलन, LGBTIQ आंदोलन। तो दोस्तों, मुझे ये सवाल ही समझ में नहीं आता कि जैसे नारीवाद उसको कहने से हम पुरुषों को बाहर कर रहे हैं, जैसे दलितवाद कहने से नॉन दलित्स को हम अलग नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि समस्या किसकी है। तो दोस्तों, इसीलिए जिसकी समस्या है उसी के नाम से आंदोलनों का नाम होता है और इसी वजह से हमने इसका नाम रखा। और नारीवाद का मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसमें पुरुष शामिल नहीं हो सकते। हाँ, वो पुरुष शायद शामिल ना हो पाए जिनका अहम इतना बड़ा है, जिनकी ईगो इतनी बड़ी है कि जहां नारी शब्द आ गया मैं उसमें कैसे लग जाऊं। तो फिर दोस्तों, अगर ऐसे पुरुष हैं तो फिर अगर वो बाहर ही रहना चाहें तो ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम औरतें हर आंदोलन में शामिल हुई हैं, चाहे उसमें हमारा नाम था कि नहीं था। तो और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि हमेशा से महिला आंदोलन में नारीवादी
पुरुष रहे हैं। अब बाबा साहब अंबेडकर पुरुष थे, मैं मानती हूँ नारीवादी थे। हमेशा से समानता पसंद मर्द नारीवादी रहे हैं। मैं तो ये भी मानती हूँ कि बुद्ध, गुरु नानक, प्रॉफेट मोहम्मद नारीवादी थे। 2500 साल पहले बुद्ध के पास 500 महिलाएं गई थीं और बोली कि हम भी आपके संघा में शामिल होना चाहते हैं। और डिस्कशन के बाद बुद्ध ने कहा ठीक है। तो बुद्ध क्या नारीवादी नहीं हुए? और वो 500 औरतें जो वहाँ गई थी, क्या वो नारीवादी नहीं थी? क्या वो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रही थी? लड़ रही थी ना। अब आप कहेंगे लेकिन वो परफेक्ट नारीवादी नहीं थे, या प्रॉफेट मोहम्मद परफेक्ट नारीवादी नहीं थे। उन्होंने औरतों को 50-50 राइट्स नहीं। तो दोस्तों, मैं ये मानती हूं कि नारीवाद एक सफर है, नारीवाद मंजिल नहीं है। अब मैं कमला भसीन जो 50 साल से खुद को नारीवादी कहती हूं, क्या मैं परफेक्ट नारीवादी हूं? मैं नहीं मानती। ये 3000 साल पुरानी पितृसत्ता अभी भी मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर नजर आ जाती है। तो ठीक इसी तरह नारीवाद एक जर्नी है, मंजिल दूर है, और मंजिल पर पता नहीं हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, मगर मैं सफर में हूं। इसी का मतलब है कि मैं नारीवादी हूं। अब इससे जुड़ी हुई मैं 2 बातें और बता दूं, ये साफ हो गया होगा आपको कि जो लोग कहते हैं ना कि ये नारीवाद तो वेस्ट से आई हुई चीज है, पाश्चात्य की नकल कर रहे हैं हम लोग। तो जब बुद्ध ने हिंदू समाज में महिलाओं को अपने आश्रम में आने दिया, अपने संघा में आने दिया, तो उन्होंने कौन सी वेस्टर्न नारीवादी की किताब पढ़ी थी? और तब वेस्ट कहाँ था? और 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद ने जब औरतों को प्रॉपर्टी का अधिकार दिया, डिवोर्स का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, तो उन्होंने कौन सी नारीवादी किताब पढ़ी वेस्ट की? और वेस्ट तो पता नहीं कहाँ था उस टाइम। तो जो लोग कहते हैं कि नारीवाद वेस्टर्न है, तो मुझे लगता है कि उनको अपना इतिहास नहीं मालूम, और शायद एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि सब कुछ अच्छी चीज बाहर से ही आती है। तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करना पड़ेगा। अब मीराबाई ने किसकी किताब पढ़ी? कमला भसीन की किताब पढ़ के मीराबाई घर से निकली थी क्या? और उसने कह दिया था कि देखो मैं सती नहीं करूंगी, मना कर दिया सती करने को। कौन सी किताब पढ़ के? तो दोस्तों, नारीवादी बनने के लिए, दलित एक्टिविस्ट बनने के लिए, ब्लैक लाइव्स मैटर एक्टिविस्ट बनने के लिए किताब नहीं पढ़नी पड़ती, दिल में जज्बा होना चाहिए, जिंदगी को पढ़ना पड़ता है, और समानता की अग्नि अंदर हमें चाहिए। तो मैं ये मानती हूं कि नारीवाद शब्द ठीक है, और आप हमसे पूछिए कि आप नारीवादी क्यों कहते हैं, तो हमें मौका मिलता है इसको समझाने का, जैसे मुझे अभी मौका मिला। तो मेरे पुरुष दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप बातचीत करिए हमसे, समझिए हमें कि हम कुछ शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, और हम आपको पूरा जवाब देंगे दोस्तों। और एक बात मैं अभी से बता दूं ताकि आपके मन में कोई खटका ना रहे, हम पितृसत्ता के खिलाफ हैं, पुरुषों के खिलाफ नहीं है। और दोस्तों, पितृसत्ता का उल्टा क्या है?
मात्र सत्ता बिल्कुल नहीं है। जैसे मलेरिया का उल्टा क्या है? मलेरिया का उल्टा निमोनिया तो नहीं हो सकता ना? मलेरिया भी बीमारी है, निमोनिया भी बीमारी होगी। तो पितृसत्ता का उल्टा केवल और केवल। और समानता का क्या मतलब है? पुरुष भी समान, औरत भी समान। हम औरतें जो 3-4 हजार साल से शोषित हैं, पीड़ित हैं, मर रही हैं, क्या हम अपने ही जाए लड़कों को अब दबाएंगे, शोषित करेंगे? हम सोच भी नहीं सकते कि पुरुष सत्ता का उल्टा मातृ सत्ता हो सकता है। कौन लोग ऐसा सोचते हैं? जिनको समानता का मालूम ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कि कोई ऊपर होना चाहिए वही सोच सकते हैं। दलित ब्राह्मणों को मारना चाहते हैं। ये भगवान का वास्ता है, क्या बकवास है यार। समानता चाहते हैं, किसी को मारना नहीं चाहते। ब्लैक लाइव्स मैटर वाले सफेदों का उनको मारना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि देखिए आप भी जियो हम भी जिए, दोनों मिल के जिए। तो ये पॉइंट साफ हो जाना चाहिए कि पितृसत्ता का उल्टा मातृसत्ता नहीं है। अगला जो पॉइंट है उसको मैं एक कविता की, अपनी कविता की एक लाइन से शुरू करती हूं कि देश में औरत अगर बेआबरू नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। जिसका पैदा होना ही अपशकुन है, नापाक है, तो बेटियों की जिंदगी वो जिंदगी क्या खाक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगी कि हमारे हिंदुस्तान में औरत की, बेटी की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मैं देश के संविधान की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 70 साल पहले लिखित में दे दिया कि भारत में औरत और मर्द बराबर हैं, सब जातियां बराबर हैं, सब धर्म बराबर हैं। और मुझे आपका नहीं मालूम मगर मेरा सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है और मैं मानती हूं कि हर भारतीय नागरिक का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान ही होना चाहिए। तो संविधान ने लिख के दे दिया 70 साल पहले, मगर हम भारत के लोग नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। समानता नहीं देते बेटी को, समानता नहीं देते दलित को, समानता नहीं देते अल्पसंख्यकों को। तो देनी पड़ेगी, संविधान को मानना पड़ेगा। तो मैं इसकी ही बात करती हूं। तो दोस्तों, कई दफा मुझे लगता है जब मैं आज भी लड़कियों की स्थिति देखती हूं तो कई दफा मुझे लगता है कि शायद 1947 में केवल भारत आजाद हुआ, भारतीय आजाद नहीं हुई। आज भी हर भारतीय को सड़क पर इधर उधर देख के चलना पड़ता है। आजाद देश की हर भारतीय अपनी सड़क पर बेखौफ न चल पाए तो इसको कौन आजादी कह सकता है? मैं नहीं कह सकती दोस्तों। मैं 74 साल की हो रही हूं, मुझे नहीं याद कि कभी भी अगर मैंने रात को टैक्सी ली है और मैं अकेली हूं, मेरे मन में ख्याल ना आया हो कि क्या मैं ठीक ठाक घर पहुंच जाऊंगी। और कितनी खराब बात है कि मेरे दिमाग में ये ख्याल आए। कितनी खराब बात है कि मैं उस टैक्सी ड्राइवर पर शक करूं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं रोज पढ़ती हूं ना कि फलाने का बलात्कार हो गया, ठिकाने का बलात्कार हो गया। तो दोस्तों, मुझे इस बात का दुख लगता है कि पितृसत्ता ने मुझे हर मर्द से डरने को मजबूर कर रखा है। मतलब मुझे
दुनिया की आधी जनसंख्या से डरा रखा है पितृसत्ता ने। और मैं नहीं डरना चाहती पुरुषों से, वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ जीना चाहती हूं बराबरी से, मगर पितृसत्ता मुझे नहीं जीने देती उनके साथ ठीक से। तो दोस्तों, हमारे देश में हमारी सरकारों ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे लिए ये सबसे शर्मनाक नारा है। बेटी बचाओ किससे? चाइना से, पाकिस्तान से, नेपाल से? किससे बेटी बचाओ? अपने माँ बाप से। अपने माँ बाप से बेटी बचाओ। क्या देश है भाई? और अपने माँ बाप से कोई बचा सकता है बेटी? कोई कानून भी बचा सकता है बेटी को अपने माँ बाप से? नहीं बचा सकता। दोस्तों, करीब 20-22 साल पहले आपने नाम सुना होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन का, नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स का। तो 20-22 साल पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि चाइना और इंडिया में और दक्षिण एशिया में 100 मिलियन औरतें मिसिंग हैं। मिसिंग है माने गायब हैं, यानी मार दी गई हैं। कितनी? 100 मिलियन। और ज्यादातर ये चाइना और इंडिया में ये कमाल का खेल खेला जा रहा था। आज इंडिया का आंकड़ा कहता है दोस्तों कि 55 से 60 मिलियन औरतें और बच्चे मार दी गई हैं या मरने दी गई हैं। संख्या एक बार सुन लीजिए, 55 मिलियन। और किसने मारी? ज्यादातर पढ़े लिखे, शिक्षित, खाते पीते परिवारों ने मारी। आंकड़े, सरकारी आंकड़े साफ बताते हैं कि आदिवासी जिलों में बेटियों को नहीं मारते हैं। आदिवासियों के लिए बेटी उनकी मुसीबत नहीं है, बोझ नहीं है। बोझ किसके लिए है? संपत्ति वालों के लिए। ये पितृसत्ता का सारा खेल संपत्ति से जुड़ा हुआ है। तो हमें सिर्फ वो बच्चे हम संपत्ति दे सके। वो कौन है? वो लिंगधारी बच्चा है, जिसको लिंग है, योनि वाली नहीं चलेगी। वो संपत्ति की मालिक हो ही नहीं सकती। वो तो हो सकती है, कुछ कहता रहे, मगर हम भारत के लोग कहते हैं कि जब तक लिंग नहीं है बच्चे में, वो संपत्ति ओन नहीं कर सकता। जय हो भारत के लोगों की। तो क्यों मार देते हैं? तो हम इसलिए बेटी मारते हैं ताकि दहेज ना देना पड़े, ताकि परिवार का वारिस आ जाए। तो क्या बोलते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम दहेज बंद कर दें। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ये सोच बदल दें कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। मगर हाँ, 50-55 मिलियन बेटियों की मारने की हिम्मत है हम में। हम वेजिटेरियन देश हैं। हम पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी माँ की, दुर्गा माँ की, काली माँ की, सरस्वती माँ की। मगर 55 मिलियन बेटियां मार देते हैं। कसम से मेरे लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। जब मैं बाहर देशों में कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ तो मैं गड़बड़ा जाती हूँ कि ये मैं कैसे सिर उठाऊं, कैसे करूं। अब दूसरे आंकड़े बताती हूँ। सरकार कहती है भारत की कि 40% पति परमेश्वर अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं। 40%। और
एक संस्था है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन, उनकी रिसर्च कहती है नहीं 40% नहीं है, शायद 50 से 60% है। मतलब अपनी विवाहिता पत्नियों पर हाथ उठाना। और अभी आपने सुना होगा कोविड-19 में ये हिंसा और बढ़ गई। और दोस्तों, संसद में आज भी 65 साल बाद कभी भी आज तक 10 से 10.5% से ज़्यादा कभी कोई महिलाएं नहीं रही। हर कुछ मिनटों में हमारे देश में बलात्कार होते हैं, और पिछले सालों में आपने और मैंने देखा कि घिनौने बलात्कार जैसे पहले मैंने नहीं देखे थे अपने बचपन में। महिलाओं की, खासतौर से नवविवाहिता महिलाओं के आत्महत्या भी बहुत होती है। तो दोस्तों, हाल काफ़ी बुरा है, मगर मैं आपको ये बताऊं कि हम औरतों ने फिर भी हार नहीं मानी है। हम भी लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और अभी मैं एक गुड न्यूज़ बताती हूँ कि अभी लॉकडाउन में जब 3 घंटे के नोटिस पे देश को बंद कर दिया गया और देश के हुक्मरानों ने सोचा नहीं कि ये जो कितने करोड़ मजदूर हैं बड़े बड़े शहरों में, ये घर कैसे जाएंगे, बंद कर दिया। हाँ, अपना सोचा, अमीरों का सोचा, लेकिन वो कैसे जाएंगे नहीं सोचा। तो मैंने कोई 5-6 हफ्ते पहले वीडियो देखा, एक शायद एनडीटीवी ने दिखाया कि एक 21 साल की बेटी जिसके पिता दिल्ली में मजदूर थे मगर अब बीमार थे, जिनके पास मजदूरी नहीं थी, किराए के मकान मालिक ने कहा कि किराया दो या निकलो। आपके राज्य की, पटना के पास की 900 के करीब 900 किलोमीटर दूर था उस बच्ची का घर। वो साइकिल पर निकल पड़ी अपने पिता को लेकर और पहुंच गई घर। तो दोस्तों, अगर देश में एक भी बेटी ऐसी है तो कोई माँ बाप कैसे बेटी नहीं चाहेंगे, आप मुझे बताइए। मुझे समझ में नहीं आता कि ये बेटी मार, उनका दिमाग कहाँ है। और इसके बाद आप देखिए, आज स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट्स में लड़कियां कितने मेडल्स लेके आ रही हैं। कहीं पर मेरी कोम है, कहीं पर वो अपने उड़ीसा की बेटी जो रेस में न जाने कितने मेडल ले आई। और इधर हमारे हरियाणा की बच्चियां पढ़ाई लिखाई में, कौन सी नौकरी है जिसमें औरत ने आगे आके नहीं बता दिया कि वो भी उसे बखूबी कर सकती है। तो अब क्यों हम लड़कियां नहीं चाहते। तो अब मैं लड़कियों की तारीफ में सुनाना चाहती हूँ कि मेरी नज़र में हमारी बेटियां कैसी बन रही हैं, बन सकती हैं। और मैं जिन लोगों ने अभी भी स्त्री विरोधी भावनाएं नहीं छोड़ी हैं, एक कविता सुनाती हूँ। ऐसी बेटियों को जब मैं देखती हूँ तो मेरे दिल ये वाली कविता मेरे अंदर आई कि हवाओं सी बन रही हैं लड़कियाँ, हवाओं सी बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें बेखौफ चलने में मज़ा आता है, उन्हें मंजूर नहीं बेवजह रोका जाना। परिंदों सी बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें ऊंची उड़ाने भरने में मज़ा आता है, उन्हें मंजूर नहीं उनके परों का काटा जाना। और फूलों सी बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें महकने में मज़ा आता है, उन्हें मंजूर नहीं पैरों तले कुचला जाना। और दोस्तों, समंदर सी बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें फैल कर जीने में मज़ा आता है। क्या? समंदर सी बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें फैल कर जीने में मज़ा आता है, उन्हें मंजूर नहीं सिमटा हुआ पानी होना। और पहाड़ों सी बन रही हैं लड़कियाँ,
उन्हें सर उठा जीने में मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं सर को झुका कर जीना। और सूरज सी बन रही हैं लड़कियां, उन्हें चमकने में मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं हरदम बादलों से ढका होना। तो ऐसी होनहार बेटियां पूरी दुनिया में हैं और हिंदुस्तान में हैं। हमें सिर्फ अपने अंदर से बदलना है। एक सवाल कोरस वालों ने मुझसे पूछा कि कमला, आप अपने बारे में बताइए कि आप औरत होते हुए, लड़की होते हुए कैसे ज़िंदगी आपने गुजारी और फिर आप इस धंधे में कैसे आ गई, ये नारीवादी धंधे में। तो पहले तो मैंने समता को मना कर दिया। मैंने कहा यार अपने बारे में मैं क्या बताऊंगी, अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा यार बेचारी पूछ रही है तो बुरा लगता है, तो मैं बताऊं, मैं पंजाबी माँ बाप की बेटी हूँ। पिता डॉक्टर थे, माँ अनपढ़ थी, को डॉक्टर बना रहे हैं, बेटियां अनपढ़ हैं। तो उस बैकग्राउंड की हूँ। पंजाबी थे पिताजी, कोई 1940 के आसपास शायद राजस्थान में नौकरी करने लगे। हम 6 बहन भाई पैदा हुए। मेरी पैदाइश के टाइम मेरी माँ अपने ससुराल गई हुई थी जो पंजाब में था। तो जनाब अपन पंजाब में पैदा हुए, बाकी मेरे बहन भाई सब राजस्थान के थे। एक साथ लकीरें खींच दी हमारे नक्शों पर। मेरा गांव पाकिस्तान में चला गया, मैं हिंदुस्तान में रह गई। यानी फायदा यह हुआ कि मेरे 2 देश हो गए। तो अब मेरे 2 देश हैं 74 साल से। एक मेरा पैदाइश का देश पंजाब पाकिस्तान में है और एक मेरा देश जहां मैं रहती हूं। तो राजस्थान के गांव में और राजस्थान के कस्बे में सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई। और वहाँ जैसी पढ़ाई होती थी 70 साल पहले, 65 साल पहले, आप जानते हैं। तो किताबों से तो मैं ज़्यादा नहीं सीखी दोस्तों, मगर ज़िंदगी से खूब सीखी। मुझे अपनी मर्ज़ी से खेलने का मौका दिया जाता था। कपड़े भी मैं मर्ज़ी के में, भाई के भी। और मैं देखती थी कि मुझे लड़कों के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद है। मालूम है क्यों? एक कारण था बस, लड़के के हर कपड़े में जेब होता था। और जेब का महत्व आप समझ लो। अगर जेब नहीं है तो आपके हाथ हमेशा बंधे रहेंगे। कहीं रुमाल पकड़ रखा है, कहीं पेन पकड़ रखा है, कहीं पैसे पकड़ रखे हैं। जैसे औरत का हाथ कभी फ्री नहीं होता, मर्द का हाथ हमेशा फ्री होता है, लड़कों का हाथ हमेशा फ्री होता है। बहुत बड़ी चीज़ है। तो माँ बाप ने रोका नहीं, बहुत शुक्रिया है उनका। मगर मैं जब 5-6 साल की हुई तो बिना पूछे फादर ने, पिता सिंह जी ने मेरे कान छेद दिए। मैं बहुत चिल्लाई। मैंने कहा यार आप डॉक्टर हो, इसका क्या मतलब है, जहां मर्जी छेद कर दोगे क्या? मुझसे पूछा नहीं? नहीं, लड़कियों के कान छेदते। छेद दिए और उसमें वो नीम के ना छोटे छोटे तिनके डाल देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो और जो छेद है वो बरकरार रहे। तो अपन ने तो रात को वो दोनों निकाल दिए, वो नीम के। अब या तो घर वालों ने देखा नहीं, दूसरे दिन वहाँ नीम वीम का कुछ नहीं था, या देखा भी तो चुप हो गए, बोले चुड़ैल है ये तो मानेगी नहीं। तो 2-4 दिन में दोस्तों वो कान मान बंद हो गए। अब पूरी उम्र अपन बिना कानों में छेद के रहे और कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं ये मानती हूँ कि कुदरत ने जितने छेद बनाने थे ना हमारे शरीर में, बना दिए। अब एक्स्ट्रा छेद बनाकर मैं प्रकृति को भी गाली नहीं देना चाहती कि देख तूने मेरे छेद पूरे नहीं बनाए थे, अब मुझे यहाँ भी छिदवाना है, यहाँ भी छिदवाना है, यहाँ भी छिदवाना है। मेरे तो छेद काफ़ी थे और मैं पूरी उम्र खुश रही।
फिर मैंने राजस्थान में जयपुर से सरकारी कॉलेज से बीए किया, सरकारी कॉलेज से एमए किया। और मुझे पढ़ाई लिखाई का तो ज़्यादा शौक था नहीं, और ना ही मैं कोई बुद्धिमान थी। जैसे मैं देखती हूँ ना आजकल ये कोरस में भी जो लड़के लड़कियाँ हैं इतने इंटेलिजेंट हैं। मैं मिली उनसे सबसे पटना में, उन्हें मालूम है कार्ल मार्क्स कौन है, फलाना कौन है, ढिकाना कौन है। अपने को कुछ भी मालूम नहीं था। पढ़ते थे, रट के पढ़ते थे। पढ़ा, टेस्ट में उल्टी करी, पढ़ा, इम्तिहान में उल्टी करी, ऐसे पढ़ते थे। सच्ची बात बता रहे हैं। खेलने का बहुत शौक था। कॉलेज में जनरल कैप्टन थी, हर खेल खेलती थी। यूनिवर्सिटी में जनरल कैप्टन थी, और वॉलीबॉल की तो मैं स्टेट खिलाड़ी रही। उसके बाद पता नहीं कैसे किस्मत से मुझे जर्मनी जाने का एक स्कॉलरशिप मिल गई, तो मैं जर्मनी गई। मैंने वहाँ सोशियोलॉजी पढ़ी। एमए मैंने इकोनॉमिक्स में किया था। माँ बाप ने रोका नहीं, और ना मैंने माँ बाप से एक पैसा भी लिया, उनके पास था भी नहीं। दोस्तों से उधार लिया और फिर बाद में वो चुका दिया। जर्मनी में मैंने 1 साल नौकरी भी करी, 1 साल तो नहीं 11 महीने। और फिर मेरे मन में आया कि मैं यहाँ क्यों नौकरी कर रही हूँ, मैं वापस अपने देश जाऊँ। तो मैं 50 साल पहले 1970 में वापस आ गई, और तब मैंने राजस्थान में उदयपुर वापस में गई। मैंने कहा मैं जहाँ बड़ी हुई हूँ, जिन गांवों में मैं बड़ी हुई हूँ, वहीं जाके मैं काम करूँगी। तो मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में काम करने लगी। सेवा मंदिर नाम की एक संस्था थी, उसको मैंने 1972 में ज्वाइन किया दोस्तों। और मैं ये मानती हूँ कि मेरी असली पढ़ाई उन गांव वालों ने की। कार्ल मार्क्स भी मुझे गांव में समझ में आया, कास्ट भी मुझे गांव में समझ में आई, और पेट्रियार्की भी मुझे गांव में समझ में आई। और आपको भी समझ में आ गया होगा कि मैं पहले नारीवादी नहीं बनी, मैं पहले एक विकास कर्मी बनी। मैं पहले काम करने निकली उन लोगों के साथ जिनको हमने गरीब बनाया है। वो गरीब उनको कुदरत ने नहीं बनाया, उनको पूंजी ने गरीब बनाया है, उनको जातिवाद ने गरीब बनाया है। तो उनके साथ मैं काम करने गई, और वहां मैं पहली बार देख पाई कि गरीबों में, पहली बार देख पाई का मतलब ये है दोस्तों कि पहली बार इंटेलेक्चुअली समझ पाई कि गरीबों में औरत ज़्यादा गरीब है, दलितों में औरत ज़्यादा दलित है, ब्लैक्स में औरत ज़्यादा ब्लैक है, आदिवासियों में औरत और भी ज़्यादा आदिवासी है। तो मुझे लगता है कि मैं दिल से नारीवादी तो 3-4 साल की उम्र से हूँ, मगर दिमाग से मैं 26-27 साल में नारीवादी बनी। और दोस्तों मुझे 1974 में मैंने पहली बार नारीवाद शब्द सुना। तो मैं यहाँ एक बार और दोहराना चाहती हूँ कि नारीवादी बनने के लिए नारीवादी शब्द सुनने की जरूरत नहीं है। मीराबाई ने कोई नारीवाद नहीं सुना था, उसने तो दिल की आवाज सुनी थी। और दोस्तों मैं ये मानती हूँ अगर किसी भी व्यक्ति को, लड़के या लड़की को, मर्द या औरत को दबाया जाता है तो उसको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मुझे दबाया जा रहा है। अगर उसको बेइज्जत किया जाता है तो उसको मार्क्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मुझे बेइज्जत किया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मुझे बेइज्जत किया जा रहा है। एक नदी पे डैम बनाओ ना तो नदी तड़पने लगती है, और हम औरतों की जिंदगी की नदियों पर न जाने कितने डैम बनाए गए। हम औरतों की जिंदगी की हवा को भी रोकने की कोशिश की गई। हम औरतों को जेलों में डाला गया। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना 10वीं में, तो 35
स्टूडेंट्स थे क्लास में, 35 में से 4 लड़कियां थीं। एक मैं जो विदेशी थी, पंजाबन थी राजस्थान में, तो मैं तो कोई स्कर्ट विस्कर्ट पहनती थी। वो तीनों लड़कियां 12 साल की, 13 साल की साड़ी पहन के आती थी, और उनको जेल से बेल मिलती थी सिर्फ स्कूल जाने के लिए, सिर्फ स्कूल जाने के लिए बेल, नहीं तो जेल। और फिर जब वो 13, 14, 15 साल की हो गई तो छोटी जेल से यानी मायके से उनको बड़ी जेल में भेज दिया गया, ससुराल। और घर के अंदर भी फिर उनको बड़े बड़े घूंघट में। हम मुसलमानों को बात करते हैं बुर्के की। मुसलमान औरत केवल जब बाहर जाती है ना तभी बुर्का पहनती है। हिंदू औरत अपकास्ट घर में 24 घंटे पर्दा करती है, 24 घंटे। तो बड़ी जेल में उसको भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं ऐसे बड़ी हुई। और एक बात और बताती चलूं कि मेरी 4 और 8 साल की उम्र के बीच मुझे 13 मर्दों ने बलात्कार तो नहीं किया, मगर योनि में उंगली घुसा दी या मुंह में अपनी जबान घुसा दी। 13 लोगों ने, सब जान पहचान के थे, रिश्तेदार थे, टीचर थे। मैंने किसी को नहीं बताया। पहली बार जब मैं 44-45 साल की थी, तब एक नारीवादी मीटिंग में दिल्ली में हमने इसके ऊपर बात की। 40 साल बाद बात की। और क्यों बात की? महिला आंदोलन के कारण। अगर महिला आंदोलन ना होता तो आज भी इस पर बात नहीं होती। दोस्तों, आप देखिए कितने शुक्रगुजार हैं हम महिला आंदोलन के कि हमें कुछ शक्ति दी। लेकिन जब मैं 8 साल की हो गई, उसके बाद मुझे कोई छू नहीं सका, फिर किसी को अपने पास फटकने नहीं दिया। तो दोस्तों, जब मैं 45 साल के बाद, फिर मैंने कोई 20 साल पहले किताब लिखी इसी चीज़ के ऊपर, जिसमें मैंने ये सारा वर्णन किया है। उस किताब का नाम है काश मुझे किसी ने बताया होता। और ये किताब आज भारत की 20-25 भाषाओं में है। नेपाली में है, बांग्ला में है, उर्दू में है। तो मेरे बारे में काफ़ी है ना। अब आगे बढ़ती हूँ। मुझे खुशी इस बात की है दोस्तों कि मेरे अंदर किसी वजह से कटुता नहीं आई, बिटरनेस नहीं आई। मैं देखती हूँ कि कुछ नारीवादियों में बिटरनेस आ जाती है, तो उससे गड़बड़ हो जाती है। और दूसरा, मुझे लगता है कि शायद जो मेरा एक सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, हंसने की इच्छा, हंसने की शक्ति, हंस के कुछ चीज़ें टालने की आदत बड़ी मज़ेदार है। और आपको पता है कि नहीं पता है, थोड़ा सा मैं कमर्शियल ब्रेक ले लेती हूँ। इसीलिए मैंने ये किताब लिखी कि हंसना तो संघर्षों में भी ज़रूरी है। इसमें देखिए न जाने कितने पेज की किताब है, 84 पेजेस की किताब है। इसमें जेंडर रिलेटेड मजाक हैं। पहले ये इंग्लिश में लिखी, लाफिंग मैटर्स। तो दोस्तों, हम नारीवादियों को थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर रखना चाहिए और थोड़ी सी नम्रता रखनी चाहिए। कमला भसीन अगर ये समझती है कि मैं पितृसत्ता ख़त्म कर रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा चेहरा लेना है सीरियस, अरे मुंह धो के आ यार कमला भसीन। बाबा साहब अम्बेडकर भी अभी ना जाति ख़त्म करके जा सके बेचारे, ना पितृसत्ता हटा के जा सके। सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख नहीं कर सकी। मैं किस खेत की मूली हूँ? मैं इस आंदोलन की सिर्फ एक सैनिक हूँ। जितना करूँगी कर दूँगी।
मगर मेरे मन में कोई ये नहीं है कि मैं ख़त्म करके जाऊंगी, मुझे बहुत सीरियस होना है। और दोस्तों, मैंने इस किताब में ये लिखा है कि अगर हमारा ये संघर्ष 10, 15, 20, 30, 40 साल का होता तो सीरियस रह सकते थे। अब ये तो 3-3 हजार साल के लंबे संघर्ष हैं, तो क्या पूरी उम्र सीरियस रह के गुजार देंगे क्या? अब दिमाग खराब है क्या हमारा? और मैं आपको भी यही कहती हूँ, हंसो, नाचो और गाओ। और इसीलिए मैंने गाना भी देखी। ये किताब है, इसमें 165 पेज की है और इसमें 95% गाने मेरे लिखे हैं। तो मुझे लगता है कि नारीवाद में मस्ती ज़रूरी है, नारीवाद में मजाक ज़रूरी है, नारीवाद में दोस्ती ज़रूरी है। लड़ाई भी करो ना तो हंसते हंसते करो, मेरा ये कहना है। अब दोस्तों, मैं आपको देखो, अपने पुराने टाइम के हिसाब से तो 1 घंटा हो गया है। अब मैं आगे बता रही हूँ आपको। देखिए, मुझे समता राय ने पूछा कि बेटियों के साथ जो हो रहा है उसके लिए क्या करना है। अरे क्या करना है? एक ही चीज करनी है, पितृसत्ता का अंतिम संस्कार करना है। और क्या करना है? पितृसत्ता को समझना है। क्या है पितृसत्ता? पितृसत्ता का मैं 5 मिनट में बताती हूँ। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है। मेरे माँ बाप कोई बुरे लोग नहीं थे, वो एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थे बेचारे, उसकी वजह से मुझे रोकते थे। आप लड़कियों के माँ बाप भी बुरे लोग नहीं हैं, वो वही करेंगे ना जो उन्होंने सीखा है, तो वही कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि बेटी मत जा बाहर, टाइम पे आ जा बाहर, मोबाइल से इश्क मत लड़ा, यही सीखा है। तो ये एक समाज व्यवस्था है। इस समाज व्यवस्था में पुरुष को उत्तम माना जाता है, जैसे जातिवाद में ब्राह्मण को उत्तम माना जाता है। और इस समाज व्यवस्था में पुरुषों के पास 3 चीजों पर अधिक अधिकार होता है: संसाधन, रिसोर्सेस, निर्णय लेने की शक्ति उनके पास ज्यादा होती है, डिसीजन मेकिंग, और विचारधारा पर कंट्रोल ज्यादा होता है। पुरुष तय करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, धार्मिक क्या है, अधार्मिक क्या है। पुरुष तय करते हैं कि कानून कैसे बनेंगे। देखो ना, हमारी संसद में 90% पुरुष बैठे हैं, वो तय करते क्या है हमारे लिए सही। धर्मों में पुरुष बैठे हैं, वो तय करते हैं कि औरत की क्या स्थान है, पुरुष का क्या स्थान है, कितनी संपत्ति मिलेगी, सब कुछ वो तय करते हैं। पितृसत्ता के दोस्तों 2 हिस्से हैं। एक है उसका ढांचा, स्ट्रक्चर, ढांचा दिखाई देता है। ये मकान किसका? मिस्टर भसीन का। मिस्टर भसीन के घर के बाहर, मिस्टर भसीन यानी मेरे पिताजी, मैंने अपने पिता का नाम ही रखा है, शादी की है मगर नाम पिता का है। तो पिताजी के घर के बाहर बोर्ड किसका? पिताजी का। बैंक में बैलेंस किसका? पिताजी का। वो जो कार बाहर खड़ी है, मेरे पिताजी के पास कार नहीं थी, मगर अगर कार बाहर खड़ी है, किसकी? ये है ढांचा। कौन तैयार होकर सुबह लॉर्ड साहब के जैसे निकलता है? ढांचा दिखाई देता है। तो पितृसत्ता एक ढांचा है और खासतौर से संपत्ति से जुड़ा हुआ। इसके साथ साथ पितृसत्ता एक विचारधारा है। दोस्तों, विचारधारा दिखाई नहीं देती, वो हवा दिलों में बैठ जाती है, सांसों के अंदर होकर निकल जाती है। तो ये क्या है? ये जो विचार चारों तरफ है हमारे, गाने कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, या शीला की जवानी, या लौंडिया पटाएंगे मिस्ड कॉल से, या कि सदा सुहागन रहो। मैंने अभी 6 महीने पहले पहली बार, 74 साल में पहली बार मैंने सोचा कि यार ये सदा सुहागन रहो का मतलब क्या है? कि सदा तो सुहागन कोई औरत नहीं रह सकती भाई, मर्द को तो मतलब कभी ना कभी तो मरना पड़ेगा ना, तो 50% औरतों को तो सदा सुहागन नहीं रह सकती।
तब मेरे समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है हमेशा पति से पहले मरो। क्या बात है यार। मतलब कोई औरत मुझे कह रही है ब्लडी सदा सुहागन रहो, यानी पति से पहले मरो। और क्या वो दूधो नहाओ पूतो फलो, और ऐसे दुनिया भर के गाने, गीत, फिल्में। ये है आइडियोलॉजी। और ये आइडियोलॉजी दोस्तों औरत को कमतर बताती। लड़कों के लिए क्या है आइडियोलॉजी पितृसत्ता में? दबंग, दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, बदतमीज, ये फिल्मों के नाम हैं। डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3। तो पितृसत्ता में आइडियोलॉजी औरत को नीचे दबाएगी, उसको घरों में काम करता दिखाएगी हर एडवर्टीजमेंट में। मर्द को हर एडवर्टीजमेंट में बड़ा अफसर बनता हुआ दिखाएगी, बियर की बोतल के साथ दिखाएगी, विस्की की बोतल पकड़ के दिखाएंगे एडवर्टीजमेंट में। उसको बोलेंगे सोडा, लेकिन एडवर्टीजमेंट विस्की का होगा। और हमारे बड़े बड़े करोड़पति एक्टर्स वो झूठे एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये है पितृसत्ता। पितृसत्ता केवल पुरुष नहीं मानते, औरतें भी पितृसत्तात्मक होती हैं। कुछ औरतें बहुत पितृसत्तात्मक होती हैं। हम अपने घरों में देखते हैं कि पिताजी तो भी हमें थोड़ी आज़ादी देने को तैयार थे, मगर माँ ज़्यादा रोकती थी। इसका कारण साफ है, माँ को खुद को कम आज़ादी मिली थी बेचारी को। माँ कम पढ़ी लिखी हैं, माँ को बाहर का एक्सपोजर कम है, और माँ ये नहीं समझती कि वो इतनी आज़ाद हैं। पिताजी पितृसत्ता के रूल को तोड़ सकते हैं क्योंकि वो मर्द हैं। तो औरतें भी पितृसत्तात्मक होती हैं। सास बहू का झगड़ा दो औरतों के बीच का झगड़ा नहीं है दोस्तों। सास बहू का झगड़ा पावर का झगड़ा है। एक वो औरत जो पूरी उम्र बहू थी, दबती रही, आज वो सास बनी है तो वो दबाएगी। ठीक वैसे कोई दफ्तर में नीचे पोजीशन पे कोई पुरुष था, सारे अफसरों की मार खाता था बेचारा। तो उसको ये चाहिए ना कि जब वो अफसर बन जाए तो किसी के साथ बदतमीजी ना करे, मगर उसको भी तो बेचारे को अपनी तड़ी मारनी, तो वो फिर अपने नीचे वालों को दबाता है। तो ठीक ऐसे सास दबाती है, ननद बदतमीजी करती है। ये लड़ाई पितृसत्ता में पावर की लड़ाई है। वो सब मर्दों के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज पितृसत्ता के बारे में आप जान लीजिए कि पितृसत्ता बिना हिंसा के चल ही नहीं सकती। जब तक पितृसत्ता है औरत पर हिंसा होगी। जैसे जब तक जातिवाद है, जब तक नस्लवाद है अमेरिका में, तब तक वायलेंस जरूरी है। क्यों? बिना वायलेंस के कोई अन्यायपूर्ण सिस्टम नहीं चल सकता। लोग अन्याय नहीं सहेंगे। तभी हर महीने, मतलब हर रोज बलात्कार करना जरूरी है। 2-4 लोगों का, औरतों का बलात्कार कर दो, बाकी फिट हो जाएंगी। 2-4 कालों को मार दो, 2-4 दलितों के घर जला दो, बाकी दलित ठीक रहेंगे। 2-4 मुसलमानों के घर जला दो, बाकी ठीक रहेंगे। तो हिंसा जरूरी है। जेंडर क्या है? जेंडर पितृसत्ता की दी हुई बीमारी है। ये पितृसत्ता का बनाया जहर है जो बच्चों को पिलाया जाता है। अभी मैं थोड़ी चाय पी लूं, जेंडर नहीं है। जेंडर है लड़की और लड़के को पितृसत्ता में कैसे जीना है उसका पाठ पढ़ाना। जेंडर है समाज द्वारा दी गई परिभाषा। मेरी 2 परिभाषाएं हैं। मैं मादा हूं, यानी मेरा शरीर मादा का है। मेरे बच्चेदानी है, मेरे योनि है, मेरे स्तन हैं। मैं मादा हूं और कुदरत ने मुझे सिर्फ मादा बनाया। ये दुपट्टा
ये दुपट्टा मुझे पितृसत्ता ने पहनाया और मैं पहने हुए हूं। तो मैंने कहा ना कि कुछ चीजें मैं करती हूं। तो जेंडर है समाज द्वारा दी गई लड़के और लड़की की परिभाषा। लड़की, तुम ऐसे कपड़े पहनोगी, ऐसे तुम्हारे बाल होंगे और ऐसे उठोगी बैठोगी, इतने बजे जाओगी, इतने बजे आओगी, तुम पराया धन हो, तुम्हें संपत्ति नहीं मिलेगी। ठीक ऐसे ही लड़कों को कि देखो तुम इस घर के मालिक हो, तुम वारिस हो, तुम्हें संपत्ति मिलेगी और तुमको अच्छा खाने को मिलेगा, तुमको बढ़िया स्कूल में भेजा जाएगा वगैरह वगैरह, और तुम कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर सकते हो। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने मूत्रालय बना दिया हमारे पुरुषों ने। उनकी गलती नहीं है, ये पितृसत्ता की गलती है। कहीं भी माँ खड़ा कर देती है उसको मूतने बेचारे को, तो फिर वो क्या करे। उसने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के पुरुषों का है कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष को मूत्रालय में तब्दील कर दिया है। जय हो। कोई भी दीवार चलेगी, कोई भी मैदान चलेगा। तो जेंडर, इसको अंग्रेजी में शब्द कहूं तो सोशलाइजेशन, हमें सिखाना कि लड़की को पितृसत्ता में ऐसे जीना है, लड़के को पितृसत्ता में ऐसे जीना है। जेंडर एक नाटक है जो हमसे करवाया जाता है। अब कुछ औरतें घर में बैठी हुई हैं ठीक ठाक, जैसे ही बाहर जाना हुआ लिपस्टिक विपस्टिक लगा के पूरा नाटक औरत बन के बाहर जाएंगी, कानों में कुछ लटका के, ये करके वो करके। ऐसे ही मर्द घर में लुंगी पहन के बैठा हुआ, भाई बाहर जाना है तो नाटक करेगा, मर्दों वाले कपड़े, वो बेल्ट और फिर वो कोट और फिर वो मूछ पे ताव, नाटक। ऊपर से ओढ़ी हुई चीज़ है जेंडर। जैसे ये दुपट्टा ऊपर से ओढ़ा हुआ है, इसको मैं उतार के ये रख सकती हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। और केरला में औरतें नहीं पहनती दुपट्टा, ये तो हमारी ड्रेस का हिस्सा हो गया है, इसलिए पहना है। और केरला में कभी नहीं पहना जाता, और भी कितने देशों में नहीं पहना जाता। ये तो हमें अपनी छातियाँ छुपानी हैं, हमें अपने सिर छुपाने हैं, ये सब मर्दों के बनाए, पितृसत्ता के बनाए चीज़ें हैं। दोस्तों, जेंडर क्या है? जेंडर एक पावर का खेल है। समाज जेंडर के माध्यम से लड़कों और पुरुषों को सत्ता देता है और लड़कियों से सत्ता ले लेता है। तो ये पावर का खेल है और कुछ नहीं है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अब मैं जल्दी जल्दी चल रही हूं। हमेशा हम जब जेंडर और पितृसत्ता की बात करते हैं सिर्फ लड़कियों की और औरतों की बात करते हैं। ये हमें बीमारी छोड़नी होगी और मैंने ये बीमारी 20-25 साल पहले छोड़ दी। मैंने 20 साल पहले किताब लिखी है, मर्द, मर्दानगी और मर्दवाद। अब हमें यह देखना है कि पितृसत्ता मर्दों का कैसे बैंड बजाती है। मर्दों को देखना है, मर्दों को समझना है कि यह सच है कि पितृसत्ता आपको सत्ता देती है, इज्जत देती है, प्यार देती है, संपत्ति देती है, आपके नीचे दासियां देती है जिसको पत्नी कहते हैं। आप उसके पति हैं, आप उसके मालिक हैं, जीवन साथी नहीं है। हिंदुइज्म में जीवन साथी नहीं है, आप मालिक हैं। और सिर्फ पति भी नहीं है, आप पति परमेश्वर हैं। और पितृसत्ता आपको 90% लोगों को, पुरुषों को संसद में पहुंचा देती है। पहले 95% को पंचायत में पहुंचा देती थी, वो तो कानून बना दिया कि भैया औरत को भी 33% जगह दो, और फिर औरतों ने इतना बढ़िया काम 50% पे पहुंच गई। तो ये तो पितृसत्ता में देखिए पुरुषों को फायदे हैं। लेकिन पितृसत्ता में नुकसान दिखा दूं थोड़े से। पैदा होते ही पितृसत्ता बेटों पर हावी हो जाती है। तू रोएगा नहीं, मां मर गई बेचारे की, तू रोएगा नहीं, तू अपनी कमजोरी नहीं बताएगा, तू गिरेगा तो कमजोरी नहीं बताएगा, तो वो बेचारा अपनी भावनाओं से कट जाता है,
अपने दिल की बात नहीं कह पाता है, रो नहीं पाता है, तो क्या इंसान रह पाएगा? कोई इंसान जिसके उसके दिल पे पत्थर रख दिया जाता है, उसकी इंसानियत खत्म कर दी जाती है। अब देखिए, हम औरतें कुछ भी पहन लेती हैं। अब मैं अभी आपके सामने, चूंकि आपके सामने थी, इधर थी, तो अपना सलवार वलवार पहन के आई हूँ, नहीं तो पतलून चढ़ा के बैठ जाऊंगी, कभी लुंगी चढ़ा के बैठ जाऊंगी, कभी शॉर्ट्स पहन के बैठ जाऊंगी। कितने मर्द हैं जो सलवार कमीज पहन के बैठ जाए? कितने मर्द हैं जो पहन के बैठ जाएं? अरे कितने मर्द हैं जो पिंक पहन लें? तो जैसे स्टीरियोटाइपिंग हम औरतों की होती है, उतनी ही स्टीरियोटाइपिंग पुरुषों की होती है। वो क्या पहनेंगे, कैसे दिखेंगे। इसीलिए तो बेचारे जो मर्द ट्रांसजेंडर होते हैं, उनका पितृसत्ता में इतना बुरा हाल किया जाता है, तो उनकी भी पूरी पूरी स्टीरियोटाइपिंग की जाती है। अब वो बेचारा लड़का सिर्फ 8-9 साल का है, मगर जो उसके पीछे पड़े हैं कि तू ब्रेड विनर होगा, तू घर को चलाएगा, तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू पिताजी का बिजनेस चलाएगा, वो बेचारा कहता है कि भैया मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, मैं कवि बनना चाहता हूँ। नहीं, इंजीनियर बनेगा। भावनाओं पे छुरी, इच्छाओं पे छुरी चलती है लड़कों की। फिर वो 6 साल का है, उसको कहा जाता है कि देख तेरी दीदी को बाजार जाना है, दीदी के साथ चला जा। 6 साल में चौकीदार बना दो बेचारे को, और पूरी उम्र अपनी दीदियों का चौकीदार बना रहेगा। नौकरी करने लगेगा तो फिर अपनी बहनों के लिए दहेज इकट्ठा करता फिरेगा। तो दोस्तों, पितृसत्ता सिर्फ हमारा बैंड नहीं बजा रही। आगे देखिए, कोई लड़का अगर 14 साल की उम्र तक किसी लड़की को नहीं छेड़ता तो उसको छेड़ा जाता है। अबे तू लड़की है कि लड़का है? साल है, अभी तक तूने लड़की नहीं छेड़ी। अबे 15 साल का हो गया, सिगरेट नहीं पी, और 17 साल के हो गए, आपने बियर नहीं पी अब तक, चल मेरे साथ। तो उसको जबरदस्ती शराब पीना, लड़कियों को छेड़ना, बदतमीजी करना सिखाया जाता है। फिल्मों में बदतमीज दिल माने ना, उनको बाकायदा बदतमीजी सिखाई जाती है दोस्तों। इसीलिए एक तरफ पितृसत्ता पुरुषों को सत्ता देती है कि वो केवल 50% हैं, मगर 90% मर्द बैठे हैं संसद में, 99% सुप्रीम कोर्ट के जजेस पुरुष हैं। मैं इस प्रकार बताती जा सकती हूँ, लेकिन चुप हो जाऊंगी, टाइम नहीं है। दूसरी तरफ देखिए ना, दूसरी तरफ इनका क्या हाल है। केवल 50% है, लेकिन 100% रेपिस्ट, बलात्कारी पुरुष हैं। 95% टेररिस्ट पुरुष हैं। 95% दंगाई पुरुष हैं। जेलों में 90% पुरुष सड़ रहे हैं। और मैंने बताया 50-60% पुरुष अपनी पत्नियों को पीट रहे हैं, 6 महीने की बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं। पंजाब में आधे पुरुष ड्रग्स के चक्कर में पड़े हुए मर रहे हैं। आप क्या समझते हो कि ये पुरुष ऐसे पैदा हुए थे? नहीं, मैं नहीं समझती कि कोई भी पुरुष बलात्कार, पुरुष को बलात्कारी बनाया जाता है, पुरुष को अमानवीय बनाया जाता है। तो दोस्तों, पितृसत्ता हम औरतों को तो ठीक है, बलात्कार करते हैं, मारते हैं, उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है ना, लेकिन बलात्कारी तो दोषी है। मुझे पीटा जाता है पत्नी के रूप में, तो मेरा दोष तो नहीं है ना, लेकिन जो मुझे पीट रहा है वो तो दोषी है, वो तो क्रिमिनल है, उसको तो जेल भेजा जाएगा। मैं ये मानती हूं कि पितृसत्ता हमारा नुकसान तो करती ही है। अगर मैं आध्यात्मिक रूप से कहूं, स्पिरिचुअल तरीके से बोलूं, तो मैं मानती हूं कि पितृसत्ता पुरुषों का ज्यादा नुकसान करती है।
उनकी तो मानवता छीन ली, इंसानियत छीन ली, हैवान बना दिया। तो दोस्तों समय आ गया है कि हम औरत और मर्द, लड़की और लड़के हाथ पकड़कर इकट्ठे समानता की लड़ाई के लिए आगे चले। और तब पितृसत्ता आप देखिएगा कितनी जल्दी कमजोर पड़ेगी। अब मर्दों ने हमें समझा नहीं, हमें गालियां देते रहे कि नारीवादी ऐसी हैं वैसी हैं। समझिए, आप हमें समझिए, दलितों को वो क्या चाहते हैं, समझिए ब्लैक्स को कि वो क्या चाहते हैं। एक सवाल मुझे और पूछा कि क्या कानून से, जैसे पॉक्सो है, जैसे भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून है, जैसे हिंसा के खिलाफ कानून है, तो कोरस वालों ने पूछा कि क्या कानून से हम लोगों को बदल सकते हैं? दो जवाब। देखिए, कानून बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप और मैं खुशकिस्मत हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे देश में हैं जहां का संविधान दुनिया के आला संविधानों में से है। वो कहता है औरत और मर्द बराबर है। और हमारे कानून लगातार बेहतर बनते रहे हैं। क्यों? महिला आंदोलन के कारण। ये जितनी चीज़ें आती हैं दोस्तों, महिला आंदोलन के कारण आई हैं। हमें वोट का हक भी महिला आंदोलन ने दिलाया। ये मजदूर औरतों ने हमें हक दिलवाया कि हम दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे। मैटरनिटी लीव हमारी सरकारों ने हमें थाली में, ये तमाम चीज़ें हमें महिला आंदोलन ने, हमारे संघर्षों ने दिलवाई हैं। हमारा हर कानून संघर्ष के बाद आया। मजदूरों का हर कानून मजदूरों के संघर्षों के बाद आया। ब्लैक्स के कानून, अभी ये फ्लॉयड को मार दिया, महीने भर में अमेरिका में नया कानून बन गया पुलिस के बारे में। वहां पर 250 साल से डेमोक्रेसी है, कानून नहीं बदला था। इस आंदोलन ने 1 महीने में बदल के रख दिया। अंग्रेज तो भी सीख लेते थे। अंग्रेज के ज़माने में कोई वो कहता था भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, तो हम अंग्रेज आके बात कर लेते थे गांधी जी से। आज तो गांधी जी आए और कहें कि मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ तो कोई पूछने वाला ना हो। तो कानून ज़रूरी है, कानून हमारे पास हैं। लेकिन दोस्तों, कानून कब आता है हमारी ज़िंदगी में? जब जुर्म हो जाता है। मुझे जुर्म होने का इंतज़ार नहीं करना दोस्तों। तो मैं कानून का वेट नहीं करूंगी। कानून अच्छा है, मैंने उसको रखा हुआ है। कानून को यूज़ करना पड़ता है। कानून को यूज़ कौन करते हैं? पुलिस, वो पितृसत्तात्मक अगर है तो। जजेस, वो पितृसत्तात्मक है तो। पॉलिटिशियंस। तो कानून को एक साइड में रखा हुआ है ना हमने, देखिए ना, संविधान को रखा हुआ है साइड में। संविधान को रखा हुआ है, जो मर्जी आदमी कर रहे हैं आज। तो मैं तो ये मानती हूँ दोस्तों कि बदलाव हमारे अंदर आने हैं। हम भारत के लोगों को बदलना है। और दोस्तों, बदलाव शुरू कहाँ होना है? मेरे साथ शुरू होना है। तू खुद को बदल। अब ये हमारा गाना है, तू खुद को बदल। कुछ लोग इसको ऐसे गाते हैं, तू खुद को बदल। ये गलत है। ये गाना मेरी वर्कशॉप में पैदा हुआ था, मैंने नहीं लिखा, एक ग्रुप ने लिखा था। और हमने लिखा था तू खुद को बदल, ये नहीं कि तू खुद को बदल। हमेशा उंगली बाहर दिखाएंगे नहीं हम। नारीवाद का सबसे इंपॉर्टेंट नारा है पर्सनल इज द पॉलिटिकल। ये हमारा नारा है कि तू खुद को बदल। तू बदल, उसके बाद परिवार बदल, उसके बाद संस्था बदल, समाज बदल। तो वहाँ बदलाव आने हैं। संविधान के मूल्यों को दिलों में बैठाना है दोस्तों। संविधान को उस मोटी सी किताब के अंदर रख दिया, वो बेचारा सांस नहीं ले पा रहा है।
उसको जिंदगी में लाएं, उससे सांस दिलवाएं। लड़कियों और लड़कों दोनों को बदलना है। शिक्षा ज़रूरी है लड़कियों के लिए और अच्छी शिक्षा ज़रूरी है लड़कों के लिए। वो मेरी कविता आपने सुनी होगी कि मुझे क्यों पढ़ना है। उसमें वो लड़की कहती है कि मुझे सब कुछ ही तो बदलना है, सो पढ़ना है। और मैं सोच रही थी कि मैं आपको एक लड़कों के बारे में भी कविता सुनाऊंगी, ये वाली भी कविता सुनाऊंगी, मगर सारा टाइम तो मेरी फेसबुक खा गई। तो मैं दोस्तों आपसे जाते जाते 5-7 मिनट और बात करूंगी। आपको खाना वाना खाना है, बनाना है, आप चले जाओ, मेरे को तो मज़ा आ रहा है। सुनिए, अपने घर में शुरू करेंगे। और संपत्ति का अधिकार, पहले तो शिक्षा का अधिकार लीजिए, लेकिन शिक्षा जिंदगी को बदलने के लिए हो। मैंने कोई 30 साल पहले 3 स्लोगन्स लिखे थे, नारे लिखे थे। मैं पढ़ना सीख रही हूं ताकि जिंदगी को पढ़ सकूं। मैं लिखना सीख रही हूं ताकि अपनी किस्मत खुद लिख सकूं। और मैं हिसाब सीख रही हूं ताकि मैं अपने अधिकारों का भी हिसाब ले सकूं। तो ये है शिक्षा दोस्तों मेरे लिए। और बाबा साहब अंबेडकर के लिए भी यही शिक्षा थी, और गांधी के लिए भी यही शिक्षा थी, और कार्ल मार्क्स के लिए भी यही शिक्षा थी। दोस्तों, बड़े बड़े काम हमें नहीं करने। बड़े काम संविधान बनाने वाले कर गए, बड़े काम कानून बनाने वाले कर गए। हमें छोटे छोटे काम करने हैं, खुद को बदलना है। इसके लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अभी घर चले जाओ और बदलने का इंतज़ाम करो। एक बदलने का इंतज़ाम है कि हम जासूसी करना सीखें, हम जासूस बन जाएं। देखें पितृसत्ता मेरे घर में कहाँ कहाँ छुपी है, और जहाँ छुपी है उसको समझें, और फिर देखें कि मैं इससे कैसे लड़ सकती हूँ। कौन कौन से त्योहार में पितृसत्ता छुपी है। मैंने देखा था अपनी जिंदगी में कि रक्षाबंधन में पितृसत्ता छुपी थी। तो मैं बड़ी थी तब, 31 साल की थी। तो मैंने अपने भाई से बात की। मैंने कहा, देख, रक्षा तो मैं तेरी भी करती हूँ, खाना बना के देती हूँ, चाय देती हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा बहनें हैं जो अपने भाइयों की रक्षा करती हैं। भाई ने कब डंडे से हमारी रक्षा की। से बात कर रही थी, और मैंने कहा, मैं कसम खाती हूँ कि पूरी उम्र, जैसे मैं आजकल तुझे पढ़ा रही हूँ, पूरी उम्र तुझे पढ़ाऊंगी। तो चल तू मुझे राखी बांध, मैं तुझे राखी बांधती हूँ। तो रक्षाबंधन मीनिंगफुल हो गया। रक्षाबंधन समानता का हो गया। भैया दूज का नाम भैया दूज नहीं हो सकता, क्योंकि बहन के बिना होता नहीं है ना। अपनी बहन नहीं होती तो पड़ोसन किसी से मांग के लाते हैं, चाचे की, मामे की बच्ची को लाते हैं। तो नाम ही गलत है। बहन भाई दूज इसका नाम होना चाहिए। बहन भाई को लगाए टीका प्यार से, भाई बहन को लगाए टीका प्यार से। और दोस्तों, संविधान आने के बाद ये कन्यादान क्या चीज़ है, कोई मुझे समझा दे। मैं कोई चीज़ नहीं हूं। और पति शब्द का इस्तेमाल मेरे संविधान के बाद कैसे हो सकता है। मेरा कोई मालिक नहीं हो सकता, मेरा जीवन साथी हो सकता है, जिसकी रक्षा मैं करूं, जो मेरी रक्षा करे। और दोस्तों, ये चीज़ें हम देखें, इनको बदले। मेरी माँ गुजरी, मैंने उनकी अर्थी को कंधा दिया, मैंने अपनी सास की अर्थी को भी कंधा दिया था। हम 2 बहनों ने माँ को की चिता को अग्नि दी थी। और देखिए, मैं जिंदा हूं, किसी ने मुझे रोका नहीं, मेरी तारीफ ही हुई। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं ये मानती हूं कि हम डर के मारे चीजें नहीं बदलते। हम ये जो कहते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सब बकवास है। आप अपने से डरते हैं, आपके अंदर डर बैठा हुआ है।
आप अपने डर को निकाल के फेंकिए। अब मेरे माँ का अपना अंतिम संस्कार किया, मैं अच्छी खासी बैठी हूँ, और मेरी माँ भी नरक नहीं गई होगी, कम से कम मेरे कारण तो नहीं गई होगी। कभी मैंने ये करवा चौथ नहीं किया, और मेरा पति अच्छा खासा जिंदा रहा। अमेरिका में भी पति करवा चौथ के कारण मरते नहीं हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों जो हमने करनी है, और ये मैं माँ बाप से बात कर रही हूँ, अगर आपके पास थोड़ी सी भी संपत्ति है और बेटी बेटे दोनों हैं, तो प्लीज़ बेटी को भी संपत्ति दीजिए ना। क्यों उसको पराया धन समझते हो यार? आपके शरीर से पैदा हुई है, आपके खून से पैदा हुई है। बदल दो ना अपने दिमाग को, पढ़े लिखे और डिग्री रखी हुई है। तो हमने आंदोलन शुरू किया था 4 साल पहले, जिसका स्लोगन मैंने लिखा था कि बेटी दिल में, बेटी विल में। ये मत कहो कि बेटी को बहुत प्यार करते हैं तो विल में लिखो, आधी आधी संपत्ति मिलेगी। और इसी का दूसरा स्लोगन था दोस्तों, ना दहेज ना महंगी शादी, ना दहेज ना महंगी शादी, बेटी को देंगे संपत्ति आधी। तो दोस्तों मैं कानून की बात नहीं कर रही, मैं आपके दिल की बात कर रही हूं, मैं माता पिताओं के दिल की बात कर रही हूं। दिल से करिए, अपनी इंसानियत दिखाइए, और वो भूल जाइए मनु जी को और मनुस्मृति की बातों को, और भूल जाइए, अब अपने संविधान को मान लीजिए। अगली बात दोस्तों ये है कि पूरी दुनिया में आज हम सब ये मानते हैं कि समानता तब तक नहीं आ सकती जब तक घर का काम सबका काम नहीं होगा। माँ का ही क्यों लेते नाम, घर का काम है सबका काम। तो अपने बेटों को भी खाना बनाना सिखाएं, सेवा करना सिखाएं, नाना नानी दादा दादी की सेवा करना सिखाएं, छोटे बच्चों को संभालना सिखाएं। मैं ये मानती हूँ कि अगर पुरुषों का मानवीकरण करना है, उनको ममता सिखानी है, तो उनसे घर का काम करवाएं, उनके गोदी में बच्चा दे दें। अगर किसी पुरुष ने बच्चा पाला है ना 15-20 साल तक, तो वो बंदूक नहीं उठा पाएगा। वो जानेगा कि इंसान बनाने में कितनी मेहनत लगती है दोस्तों। तो माँ का ही क्यों लेते नाम, घर का काम है सबका काम। तो दोस्तों अंत में, अब एक्चुअली टोटल अंत है, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। मेरा 40 साल का बेटा है जो पूर्णतया विकलांग है, मेरे साथ ही रहता है। पूर्णतया विकलांग का मतलब उसके चारों हाथ पैर नहीं चलते, उसका हेड कंट्रोल नहीं है, और वो कभी जिंदगी में बोला नहीं है। मालूम है क्यों? 7 महीने का जब था तो उसको वैक्सीनेशन दिया था डीपीटी का, उसका रिएक्शन हो गया। उसको देखने के लिए 24 घंटे मुझे लोग रखने पड़ते हैं। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे परी जैसे, भगवान जैसे लोग मिले हुए हैं। दूसरा दोस्तों 1 साल की बेटी थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी। उसने 27 साल की उम्र में, आज से साल पहले, आत्महत्या कर ली थी। उसको क्लिनिकल डिप्रेशन था, दवा लेती थी, दवा खानी छोड़ दी। तो मैं ये मानती हूँ, तो मैं ख़त्म हो गई थी, मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं था, मैं जी नहीं पाती। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में खुद से बड़ा कोई मकसद है, और मेरी बेटी भी नारीवादी थी, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, तो मुझे अब ये लगता है कि मुझे उसका भी काम करना है, मुझे अपना भी काम करना है। औरत हूं तो मुझे रोने में शर्म नहीं आती। हाँ,
तो मैं ये मानती हूँ कि मैं जो भी हूँ, मुझे मेरे नारीवाद ने, मेरे ह्यूमन राइट्स के एक्टिविज्म ने बनाया है, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद है। आज भी कोविड-19 में, मैं लॉकडाउन में आपसे बातें कर रही हूँ, आप सब जिनकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद है मुझे सुन रहे हैं। देखिए, 2 बच्चे, कुत्ते बिल्लियां जो हैं 10-10 20-20 बच्चे पाल लेते हैं। केवल 2 बच्चे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर देना, ये कोई इंसान की जिंदगी नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ कि जिंदगी में कोई बड़ा मकसद होना चाहिए। और मेरा नारीवाद केवल औरत की बात नहीं करता, मेरा नारीवाद दलित की बात करता है, मेरा नारीवाद गरीब की बात करता है, मेरा नारीवाद ब्लैक की बात करता है, मेरा नारीवाद LGBTIQ की बात करता है, मेरा नारीवाद हर पीड़ित की बात करता है। तो इस नारीवाद ने मुझे जिंदा रखा है। इसी नारीवाद के कारण आप मुझे बैठ के सुन रहे हैं देश में। इसी नारीवाद के कारण ये सारी किताबें मैंने लिखी हैं, ये गाने मैंने लिखे हैं। नारीवाद न हो तो मैं एक बड़ा जीरो हूँ, जीरो। और अब मैं आप कहते हो चलो शीरो हूँ, हीरो नहीं। हीरो माने हीरो, वो मर्द है। औरत को अगर आपने बोलना है कुछ है तो शीरो। तो मैं जो कुछ हूँ नारीवाद की बदौलत हूँ। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, मैं यहाँ साथी बनाने आई हूँ। उम्मीद है इस 1.25 घंटे में जो मेरे साथी थे वो और मजबूती से मेरे साथ आएंगे। और जो अब तक सोचते थे कि यार ये नारीवाद क्या है, अगर उन्होंने सुना है तो हो सकता है वो मेरा हाथ थामने को तैयार हो। मैं उनके साथ हाथ में हाथ डाल के आगे जाऊंगी। और बाय गॉड, पितृसत्ता में औरत को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता। अब हम मिलके पितृसत्ता का ही अंतिम संस्कार करेंगे और संविधान को साकार करेंगे, परिवारों में मोहब्बत लाएंगे। मैं ये मानती हूँ कि किसी भी परिवार में जहाँ समानता नहीं है, मोहब्बत हो ही नहीं सकती। तो मेरा मकसद है, इस पर शेर सुनाती हूँ जाती हूँ, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अंत में एक बार फिर संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, न्याय जिंदाबाद। देरी के लिए माफ़ी, बीच बीच में ब्रेक्स के लिए एयरटेल वालों को माफ़ कर देना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर मिलेंगे, ना भी मिले तो जज्बा तो मिला हुआ है ना, चलेंगे आगे। जाने का दिल नहीं कर रहा, अब तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा, मगर चलती हूँ। जिंदाबाद।